हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1। जो हमारा यूनिट 1 है वो है डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स को हम कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं और जो भी दोस्तों इस यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल टॉपिक के ऊपर। पहले जो दोस्तों इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसपे हमारा न्यूमेरिकल बेस है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा। और जो दोस्तों कुछ छोटे पॉइंट छूट जाएंगे तो वो न्यूमेरिकल में ऑटोमेटिक मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यूनिट 1। जो हमारा यूनिट 1 है वो है डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा दोस्तों आज का जो हमारा डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में, वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली कि हमारा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, इसको कैसे डिराइव करते हैं। सेकंड थिंग हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी हमारा क्या होता है और किस तरीके से उसको हम डिफाइन करेंगे। बात करेंगे हम कपल के बारे में और जो भी इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे। बात करेंगे लॉमीज थ्योरम के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट दोस्तों बात करेंगे इस टॉपिक में फ्रिक्शन के बारे में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और जो भी इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आइए यूनिट 1, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके डिफिनीशन के बारे में और इसके डेरिवेशन के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स हमारा पहला होता क्या है। अगर इसकी डिफिनीशन समझ में आ गई तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कह क्या रहा है। तो देखते हैं डिफिनीशन क्या कह रही है। कह रही है कि इफ द टू कॉन्करेंट फोर्सेस, अगर आपने फोर्स के बारे में नहीं जानते कि कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, उसके पहले ऑलरेडी मैं इस चीज को मैंने डिस्कस कर दिया है। तो बात करते हैं अपनी डिफिनीशन के बारे में। कह रहा है कि टू कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, then their resultant is represented in the magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि पहला हमें क्या करना है, टू हमें कॉन्करेंट फोर्स लेना है। अब कॉन्करेंट फोर्स हमारा ऐसा फोर्स होता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है। सपोज मैंने मान लिया दो फोर्स हमारे हैं, इसका मैंने मान लिया लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। ये फोर्स मैंने मान लिया दोस्तों P है, ये P है, और एक फोर्स मैंने मान लिया दिस इज क्या हमारा क्या है, Q है। हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, हमारे टू कॉन्करेंट फोर्स हो गए जो क्या है, सेम O पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या है, अपनी मैग्नीट्यूड भी है, इनका डायरेक्शन क्या है बता रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर इसका हम रिजल्टेंट देखें, अब कह रहा है कि बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम drawn from the point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal। ठीक है, हमने क्या किया, एक डायगोनल लिया इस पे, जो हमारा रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट मैंने मान लिया क्या है, R है। ऐसा मैं कर सकता हूं। तो मैं इसको क्या करता हूं, डैश डैश इस पॉइंट से लिया, और अगर इसको मैं यहां से कनेक्ट करता हूं तो ये क्या है, इस Q और P के जो भी एंगल बन गया, उस एंगल को मैंने मान लिया थीटा है। ओके, और इस R, Q और R के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या, मैंने बीटा मान लिया, और इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं इसमें। इस जो हमारी लाइन है इस पे क्या किया, मैंने एक लंब डाल दिया परपेंडिकुलर इस तरीके से। अब ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 होगा। अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा क्या पॉइंट है, O है। ये हमारा क्या था, पूरा P है, और ये हमारा क्या है, Q है। तो मैंने मान लिया O, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A है, इसको मैंने C कंसिडर किया, इसको B, और ये हमारा पॉइंट हो गया D। ओके, ऐसे क्या करना है, आपको मान लेना है, जो भी डिफिनेशन कह रही है आप समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि टू कॉन्करेंट फोर्स है, P और हमारा Q है, एक्टिंग एट ए सेम कॉन्करेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, सेम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, इनका रिजल्टेंट फाइंड हुआ। क्या करें, डायगोनल हमारा क्या है, जो डायगोनल हमारा ये बन रहा है डायगोनल एंगल, उनके बीच में जो एंगल है उसको हमने फॉर्मेशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनीशन डेरिवेशन के बारे में कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें इस एंगल पे, अगर हम यहाँ साइन थीटा लें, सपोज दैट
मैं यहाँ क्या करता हूँ, साइन थीटा कंसिडर करता हूँ, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ये हमारा थीटा है ना, तो लंब क्या होगा हमारा, सी और डी, या फिर हम डी सी लिख सकते हैं, सी डी। और इस थीटा पे ये हमारा बेस हो गया, कर्ण क्या होगा, ए और सी होगा, ए और सी होगा, ए तो होगा ना। अगर हम इसको फाइंड करना चाहें सी और डी को, तो हमारा क्या होगा, डी सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब ये क्यू है तो ये भी हमारा क्यू होगा, होगा ना। तो हमारा क्यू साइन थीटा ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सी और डी है ये हमारा कितना है, क्यू साइन थीटा है। ओके, एक एक स्टेप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी चीज समझ में आएगी कि आखिर इसका डेरिवेशन क्या है, और आप डिफिनीशन एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यही मैंने क्या किया, कॉस थीटा लगाया। कॉस थीटा अपन हमारा आधार बटे हमारा होता है। ठीक है, आपको पता होगा, जनरली आपको पता होगा, जब हम बचपन से सीखते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए इजिली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा कॉस है कितना, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार हमारा क्या, ए और डी है। मैंने मान लिया भाई हमारा ए डी है, और हमारा कर्ण क्या बन रहा है, ए और सी बन रहा है, ए और सी। हमें चाहिए क्या, ए और डी चाहिए। अगर हम ए डी को फाइंड करेंगे तो हमारा ए डी कितना निकल जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ए डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए सी। अब ए और सी, ए और सी हमारा कितना था, क्यू था ना, तो हमारा हो जाएगा क्यू, और कॉस थीटा, दिस इज द कॉस थीटा। यानी ए और डी का वैल्यू कितना है, क्यू कॉस थीटा। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, क्यू कॉस थीटा है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, अगर हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल माने, इस पूरे की भी हम बात करते हैं। ठीक है, ओ डी और सी की बात करते हैं। मैंने अभी किसकी बात हम करें, ओ डी और सी की बात करते हैं। जब ओ डी सी की बात करते हैं, ये हमारा एक तरीके से क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा डी है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा क्या थ्योरम लगती है। अगर हम देखें तो हमारा ओ और जो हमारा सी स्क्वायर है, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये ओ डी स्क्वायर सी और डी स्क्वायर, यानी ओ डी स्क्वायर प्लस सी और डी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या लंब हो गया, ये हमारा बेस है, ये हमारा कर्ण है। ऐसा होता है हमारा फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर, सॉरी ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा ओ डी, ओ और डी है, ये कितना है हमारा, ओ ए है, ए और डी है। हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए और डी। ओके दोस्तों, ये और हमारा ये हो जाएगा डी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहे हैं हम, इसकी वैल्यू को क्या करें, एक एक वैल्यू को पुट करते हैं। देखना, ओ सी हमारा कितना है, ओ सी हमारा रिजल्टेंट है, एक तरीके से आर है जो हमारा डायगोनल है, ये मैंने लिख दिया आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा ओ ए कितना है, ओ ए पी है, दिस इज द पी। और ए डी हमने कितना फाइंड किया, क्यू, ये हमने फाइंड किया कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा होल स्क्वायर हो गया। और डी और सी भी हमने फाइंड कर लिया, कितना हमारा है, क्यू साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा कितना होगा, ए प्लस बी के स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और की स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, 2pq, और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। ये कितना निकल के आएगा, क्यू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा कितना था, आर स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, तो हमारा क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2p एंड q कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर हम r फाइंड करें इसके रिजल्टेंट को, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो ये दोस्तों इसका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी एक तरीके से इसका हम क्या है, रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया r को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड को, कि इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये तो हमारा रिजल्टेंट निकल गया है लॉ पैरेललोग्राम को। बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। अब वो थोड़ा सा फिगर देखना आपने, यहाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो रहा है। अब देखो, अगर मैं यहाँ अल्फा को फाइंड करूं, tan अल्फा को फाइंड करूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा इक्वल टू क्या रहेगा, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan का। अब इसमें लंब कौन है, सी और डी है ना, यानी डी सी या सी डी लिखें। और बेस हमारा क्या है, ओ और डी है, यही है ना।
अब फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं DC, O और D है हमारा क्या, O और A हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा, यानी OA प्लस O और D। ओके, अब यहां से क्या हुआ, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, C और D का वैल्यू हमारा कितना है, Q साइन थीटा, दिस इज द Q साइन थीटा अपान O और A कितना है, P है, और ये हमारा ये हो जाएगा Q कॉस थीटा। तो ये दोस्तों इसका होता है मैग्नीट्यूड, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये सपोज दैट, अगर हम मानते हैं, यहां थोड़ा सा ऊपर में करता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम सपोज दैट एक चीज मान लें एक तरीके से कि हमारा जो CD है, यहां C और D को अगर हम Q साइन थीटा कंसिडर करें, C और D को ये हमारा Q साइन थीटा है, लो भाई CD हमारा क्या है, Q साइन थीटा हो, और O और A हमारा क्या है, P है यहां तक, और A और D तक Q साइन थीटा था। ठीक है, बट तो ये सारी कंडीशन हमारी कितना थी, tan अल्फा के लिए थी। अगर हम सपोज दैट इस बीटा को भी फाइंड करना हो तो क्या निकल के आएगा, अगर हम बीटा को भी फाइंड करें तो हम यहां लिख देंगे, इसको मैं हटा देता हूं, आपको आगे समझ में आ गया होगा ये चीज। तो हम लिख सकते हैं कि tan बीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, tan बीटा इक्वल टू हमारा होगा P साइन थीटा, और ये हमारा निकल के आएगा Q प्लस P कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां तक दोस्तों आपको पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया कि आखिर हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। क्या है, कुछ स्पेशल कंडीशन है, क्या है स्पेशल कंडीशन, क्या होती है इसकी, स्पेशल केसेस हैं कुछ जो आपको क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल करेंगे, आगे न्यूमेरिकल में भी क्या होगा आपको हेल्पफुल मिल जाएगी। सपोज दैट मैंने मान लिया जो हमारे फोर्स थे ना P और Q, हमारे दो फोर्स हैं, एक हमारा क्या था, P था, और एक फोर्स हमारा Q था। ठीक है, अगर मैंने मान लिया P और Q, पहली कंडीशन मैंने कंसीडर जो की है, पहली कंडीशन, इफ टू फोर्सेस आर पैरेलल, अगर दोनों फोर्स हमारे क्या हैं, पैरेलल हो, जब पैरेलल होंगे दोनों फोर्स तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस यानी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम कह सकते हैं अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड करें तो R इक्वल टू हमारा रिजल्टेंट क्या था, हमारा था P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ एंड कॉस थीटा, यही तो था। अगर हम थीटा 1 पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2P एंड Q, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये निकल के आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना P प्लस Q का होल स्क्वायर, ये कितना है, R का है, और ये हमारा R है। तो हम इजिली, अगर ये रूट है, ये रूट है, तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू क्या है, P प्लस Q होगा। ये चीज समझ में आया आपको। आपके न्यूमेरिकल में दोस्तों डायरेक्ट कह देगा कि सारी कंडीशन देके कह देगा कि जो दो फोर्स हैं वो क्या है, पैरेलल है, तो उनकी कंडीशन क्या होगी, तो रिजल्टेंट बताओ। तो रिजल्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q होगा। ठीक है, ये तो है जब फोर्स क्या है, दोनों पैरेलल है। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो हमारे दो फोर्स हैं वो एंटी पैरेलल है। अभी क्या थी, पैरेलल थे, अभी मान लिया क्या है, दोनों फोर्स क्या है, एंटी पैरेलल है। अगर दोनों फोर्स एंटी पैरेलल होंगे तो जो उसको थीटा होगा ना, वो थीटा कितना बनेगा, 180 बनेगा। ठीक है, अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब ये चीज -1 में जाएगी तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये, यानी R इक्वल टू हमारा कितना निकलेगा, आपको समझ में आ गया होगा, P स्क्वायर होगा, ये हमारा Q स्क्वायर हो जाएगा, ये 2PQ हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है, तो R इक्वल टू क्या निकलेगा, P माइनस Q निकलेगा। ठीक है, यही मेरा बताने का मकसद था कि R इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा, जो हमारा क्या एंटी पैरेलल की कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अब एक कंडीशन और इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं कि अगर जो दो फोर्स हैं P और Q वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, इफ द टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर, कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तब क्या होगा, जब परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना बनेगा, 90 बनेगा, आपको पता है। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो R इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2PQ इंटू 0, यानी जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्या है, याद रखना है
ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों वो मैंने डिस्कस कर दिए। तो देंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं इसकी डिफिनीशन, फिर डिफिनीशन क्या कह रही है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके बारे में आपको समझ में इजिली आ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्सेस हमारा क्या होता है। तो डिफिनीशन कह रही है कि इफ force acting at a point on a rigid body is shifted to any other point which is one of line of action of forces, the external effect of force on a body remains unchanged। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि if force acting at a point on a rigid body, suppose that मैंने मान लिया कोई हमारी क्या ये rigid body है, ठीक है, इस बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अब वो भी जो हमारा फोर्स एक्ट हो रहा है कैसा हो रहा है, तो बॉडी फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन ए पॉइंट पे, तो बॉडी इज शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट विच इज लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन मैंने मान लिया इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक पॉइंट मैंने मान लिया दिस इज ओ और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया ओ डैश है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर ये रिजिड बॉडी पे लग रहा है, अगर ये फोर्स को के जो फोर्स हमारा लग रहा है इसको हम क्या करें, इस लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट कर देते हैं। यानी कहने का मतलब इस फोर्स जो हमने ओ डैश पे लगाया, ओ पे लगाया था, अगर इस फोर्स को हम ओ डैश पे लगा दें, ठीक है, इस फोर्स को, और इस बॉडी पे क्या हो एनी अदर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लगाया विच इज ऑन लाइन ऑफ एक्शन, और उनका लाइन ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ ए बॉडी, फोर्स ऑन द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। कहने का मतलब इस बॉडी पे कोई भी चेंज नहीं होगा, यही हमारी ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्सेस कहता है। फिर से देखते हैं क्या कहता है, ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्सेस हमारा क्या कहता है कि अगर हमारी कोई रिजिड बॉडी है, अगर उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो भी कैसे, लाइन ऑफ एक्शन जिसका सेम है, अगर उस फोर्स को यहां शिफ्ट करके हम यहां लगाएं या फिर यहां शिफ्ट कर दें तो उस बॉडी पे कोई चेंजेस नहीं होता, यही हमारा कह रहा है ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये समझ में आ गया आपको, डिफिनीशन क्या करिए, इसका मीनिंग क्या है। अब हम देखते हैं एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है। देखो हमने क्या किया, एक बॉडी मैंने मान लिया भाई ये हमारी बॉडी है, ये इसका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, ये हमारा क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन है। एक पॉइंट मैंने मान लिया ओ है और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया ओ डैश है, इस पॉइंट पे मैंने एफ फोर्स लगाया। ठीक है, अब इस फोर्स को क्या करना है, हम शिफ्ट करते हैं यहां। कैसे शिफ्ट करेंगे, देखो दूसरा डायग्राम मैंने लिया, जो दूसरा डायग्राम मैंने लिया वो भी हमारा क्या, लाइन ऑफ एक्शन है। एक हमारा क्या ओ पॉइंट है और दूसरा क्या हमारा ओ डैश पॉइंट है। यहां हमने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था, वो हमारा फोर्स कैसा था, एफ था। ठीक है, अगर इस फोर्स को हम यहां शिफ्ट करें तो हम क्या कह सकते हैं, इस फोर्स को एफ, ये मैंने मान लिया F2 हमारा फोर्स लग रहा है, और यहां एक और फोर्स लग रहा है दिस F1। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा फोर्स है F1 और F2, इनका क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होकर होंगे, यानी क्या है, इक्वल है, इक्वल है और क्या है, अपोजिट है। ठीक है, कैसा है, इक्वल है और अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। जब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो F1 का मैग्नीट्यूड F के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं F1 इक्वल टू F है। तो हमारा बॉडी क्या है, फोर्स को हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया और हमारी बॉडी में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो लास्ट हम ये इसी को दिखा सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, O है और O डैश है हमारा ये, और हमने जो फोर्स लगाया है दिस इज F1, वो हमारा किसके बराबर, F के बराबर है। तो हमारी बॉडी क्या है, कोई चेंज नहीं हो रही और हमारा फोर्स क्या हो गया, इजिली शिफ्ट हो गया। तो यही हमारा ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्सेस कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी का मीनिंग यही कहता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इजिली कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी क्या होता है। इसको हम यूज करेंगे, जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो ये भी बताऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कि हमारा कपल क्या होता है, वो जोड़ा लड़की और लड़के वाला नहीं दोस्तों, ये बात करेंगे मैकेनिक्स की या फिजिक्स की। तो अगर आपने देखा होगा कपल का मासो टार्क भी कहते हैं, ये दोस्तों क्या है, एक तरीके का हमारा फोर्स होता है। ये दोस्तों क्या होता है, एक तरीके का हमारा फोर्स होता है। जैसे कि हमने देखा भी है, जब हम किसी बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, सपोज दैट ये मेरे बॉटल का ढक्कन है, ये मैंने मान लिया, हम क्या करते हैं, दोनों में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। देखो इक्वल फोर्स अपोजिट लगाते हैं, यानी एक फोर्स हमारा ऐसे वर्क करता है और एक फोर्स
ऐसे वर्क करता है, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी मैं मान लू ये भी हमारा पी फोर्स है और ये भी हमारा पी फोर्स है, ओके। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है कपल। अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, when two unlike इक्वल, अनलाइक है, इक्वल है हमारे फोर्स, और क्या है, पैरेलल है, इक्वल एंड पैरेलल, ओके। इक्वल एंड पैरेलल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी such that their line of action जो हमारी इसको लाइन ऑफ एक्शन होगी वो कॉन्साइड नहीं करेगी, यानी डोंट कॉन्साइड दे फॉर्म ए कपल। तो क्या करता है वो कपल को क्या करता है, फॉर्म करता है, ओके। जो हमारा कपल फॉर्म होता है वो एक रोटेशनल मोशन फाइंड करता है, यानी जब ये कंटिन्यू फोर्स लगाएगा इस तरीके से और इस तरीके से इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा तो क्या करेगा, एक रोटेशन मोशन फाइंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि दे ट्राई टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन in the body, this is called couple। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो फोर्स होता है वो कपल कहलाता है। जैसे कि अगर मैं एक फिगर ड्रा करूं, सपोज दैट मैंने मान लिया ये बॉडी ये 90 फोर्स पे वर्क कर रहा है बी पॉइंट पे, ये हमारा होता है पी, इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क करते हैं, ये पी है और ये ए है, ये मैंने मान लिया 90 पे, ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क कर रहे हैं और ये क्या करते हैं, एक रोटेशन मोशन को फाइंड करते हैं। ये जो हमारी लेंथ होती है इसे हम कहते हैं आर्म ऑफ द कपल। ये जो हमारी लेंथ है ए और बी इसे हम कहते हैं आर्म ऑफ कपल। और ये जो पूरा हमारा मोमेंट हो रहा है इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। अगर हम मोमेंट ऑफ कपल या टार का फॉर्मूला कहें तो टी इक्वल टू क्या होता है, जो हम फोर्स से अप्लाई करते हैं क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स, और जो हमारी डिस्टेंस होती है आर्म ऑफ द कपल की ए और बी, ये इसका होता है दोस्तों जनरल फार्मूला। इसी वीडियो में एक पॉइंट और डिस्कस करता हूं कि अगर मैं इसके फोर्स की बात करें, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ द कपल क्या होगा। देखो ये चीज भी देखते हैं, बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ कपल की, कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ द कपल क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी पे हम जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, सपोज दैट ये मेरी कोई एक चीज और दोस्तों, जो हमारा कपल है वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो करेगा। कहने का मतलब जो इसका रोटेशन होगा वो हमेशा रोटेशन मोशन में होगा, यानी सर्कुलर मोशन में हो सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। ये हमेशा क्या है, ट्रांसलेटरी जो हमारे मोशन होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान देना है क्योंकि फोर्स हमारा क्या लग रहा है, इक्वल और अपोजिट लग रहा है। ये एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जा सकता है। अब बात करते हैं हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ कपल की। सपोज दैट ये मेरी एक कोई बॉडी है, मैंने इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया। जो मेरा फोर्स लग रहा है ये इस एंगल पे लग रहा है पी पे, और इसका कुछ एंगल पे लगा वो मैंने मान लिया पी, दोनों पे मैंने फोर्स लगाया। अभी जो फोर्स लग रहे हैं अगर मैं इसका डायरेक्शन फाइंड करूं तो कुछ डायरेक्शन पे होगा, ये मैंने मान लिया थीटा है, और इस फोर्स के लिए मैंने मान लिया ये थीटा है। अब देखो अगर मैं इसका रिजॉल्व करूं इस फोर्स को पी को, तो क्या होगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गए, एक कॉस में होगा एक साइन में होगा। जो थीटा के साथ होगा वो कॉस में होगा, यानी कहने का मतलब पी कॉस, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। डायरेक्शन आउट है, डायरेक्शन आउट हो जाएगी, और ये हमारा जो रिजोल्यूशन फोर्स निकलेगा वो निकलेगा पी साइन थीटा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा पी कॉस थीटा। तो ये दोस्तों इसका हो गया फोर्स ऑफ रेजोल्यूशन।
अगर इसका मैं देखूं वर्टिकल फोर्स क्या होगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, अगर मैं इसका डेल्टा एक्स फाइंड करूं, डेल्टा एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, यानी कहने का मतलब पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, ये आपको न्यूमेरिकल में दोस्तों काफी हेल्प मिलेगा। और अगर मैं वर्टिकल फोर्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, ये पी साइन थीटा और ये पी साइन थीटा माइनस का पी साइन थीटा इक्वल टू 0। दोस्तों 2 पॉइंट आपको ये भी याद रखना, जैसे कि मैंने बताया कि अ कपल कैन नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन कभी नहीं प्रोड्यूस करता स्ट्रेट लाइन। और कपल का जो फोर्स होगा, जो करने का मतलब एक कपल कैन नॉट बी रिप्लेस बाय ए सिंगल फोर्स, एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस नहीं हो सकता। इसमें हमेशा 2 फोर्स ही लगेंगे, क्योंकि फोर्स हमारे क्या होंगे दोस्तों, इक्वल और अपोजिट होंगे। तो ये दोस्तों थी छोटी सी इंफॉर्मेशन ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और कैसे हम फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सपोज दैट मैंने मान लिया एक हमारी बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। ये हमारी बॉडी का मास कितना है, m है, और यह रेस्ट कर रही है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ओके, जो वेट ऑफ द बॉडी है m है, तो जो हमारे mg इसमें एक्ट करेगा डाउनवर्ड में, कितना, mg। ओके, mg हमारा एक्ट कर रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। और अगर फोर्स हमारा जो बॉडी का रिएक्शन फोर्स लगेगा वो मैंने मान लिया r है। ओके, क्योंकि बॉडी है, अगर हमारी एक रेस्ट पे एक सरफेस पे है तो इसका रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। वह रिएक्शन फोर्स क्या है, r है, जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। सपोज दैट जो इसमें हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वह क्या है, F है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे तो एक अपोजिट फोर्स लगेगा, क्योंकि बॉडी हमारी रेस्ट पे है। तो एक हमारा क्या रखता है, जिसको हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में, वह क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा फोर्स लग रहा है उसको मैंने मान लिया Fs से, क्योंकि जब हमारा अपोजिट फोर्स लगेगा तो एक रिस्टोरिंग फोर्स, हमारा कहने का मतलब एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो भी हमारा एक्ट करेगा, उसे मैंने मान लिया Fs है। सपोज द बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, हमारी बॉडी क्या है, जस्ट मूव कर रही है, तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वह इक्वल हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। अगर हमारी बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है, यानी कहने का मूव करने वाली होती है, जो हमारा F है वह जस्ट इक्वल हो जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, मैंने मान लिया ये हमारा क्या, Fs है। एक इसका रिजल्टेंट वेक्टर मैंने मान लिया, रिजल्टेंट मैंने मान लिया इसका ऐसे, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया O है, और इसको मैंने ड्रा किया। ये हमारा पॉइंट क्या है, C है। O और C इज द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन R। तो जो हमारा एंगल बन रहा है इसमें वो मैंने मान लिया क्या है, लैम्डा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को मैंने मान लिया A है। तो दोस्तों जो हमारा एंगल बन रहा है इस रिएक्शन फोर्स के, जो हमारा रिएक्शन है, और OC नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, और हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है OC और रिएक्शन फोर्स के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है लैम्डा, इसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो हम कह सकते हैं इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस in contact is defined as the angle between किसके में, रिजल्टेंट OC, किसका, रिजल्टेंट OC ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ओके,
लिमिटिंग फ्रिक्शन। और क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में बन रहा है, और क्या नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या, नॉर्मल रिएक्शन आर। तो दोस्तों फाइनली कहने का मतलब ये है, जो हमारा एंगल बनता है बिटवीन इस नॉर्मल रिएक्शन के और लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमारा जो ओसी बन रहा है रिजल्टेंट, इसके बीच में जो हमारा लैम्डा एंगल बन रहा है वही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम देखें, मैं कंसीडर करूं इसमें ओ ए सी बी के लिए, किसके लिए, ओ ए सी, और जो रिजल्टेंट है इसको मैंने पॉइंट मान लिया बी। अगर मैं ओ ए सी बी के लिए देखूं तो हमारा जो ओ ए है, ओ और ए, सी और बी क्या इक्वल है, और किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है। ये आपको सब बात समझ में आ गई, क्योंकि ये एफ एस है हमारा, ओके, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी हमारी रुकी हुई है तो हम एफ एस नोट करते हैं। अगर मैं इस एंगल की बात करूं ओ सी और बी के लिए, ट्रायंगल ओ सी बी के लिए मैं बात करूं तो हमारा अगर tan अल्फा में फाइंड करूं, tan लैम्डा के लिए कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ओ बी, कितना, बी और सी और ओ और बी, ओके। तो ये कितना हो जाएगा tan के लिए, और बी सी या सी बी के लिए एफ एस की वैल्यू कितनी है, एफ एस, और ओ और बी की वैल्यू हमारी कितनी है, आर है। और एक रिलेशन पता है हमें, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। इस वैल्यू में अगर हम रख दें एफ एस की तो कितना हो जाएगा, म्यू आर, और ये कितना हो गया आर, और ये कितना हो गया tan अल्फा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो म्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, या फिर म्यू एस स्टैटिक के लिए बात कर रहे हैं तो म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan अल्फा। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। ये हमारा क्या है, म्यू कोफिशिएंट है, किसका, ऑफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन का, और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये दोस्तों हमारा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। आपको डेफिनेशन बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल समझ के लिख भी सकते हैं। रिकॉल करता हूं मैं एक बार, एक हमारी बॉडी है रेस्ट पे, जिसका मास m है, ये डाउनवर्ड काम करेगी, वर्टिकल mg, रिएक्शन फोर्स इसका होगा r। एक हमारा फोर्स लग रहा है इसमें fs, जिसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमारा fs। जब हम देखते हैं इसमें, अगर इसका रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं, वो हमारा क्या निकलता है, लैम्डा, एक हमारा एंगल फाइंड करता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल बनता है दोनों के बीच में, रिएक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में, वही हमारा क्या रहता है, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन, ओके। और ये रहा हमारा डेरिवेशन, और फाइनली हमारा एक रिजल्ट और निकल के आता है, जो कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमारा इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन के। एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, थोड़ा बेसिक पे आते हैं। सपोज दैट ये हमारा कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने क्या किया, इसको धीरे धीरे करके उठाया, एक एंगल दे दिया, कितना एंगल, मैंने इस एंगल को मान लिया फाई है। एक जो बॉडी कर रखी हुई है वह रेस्ट पे है, जिसका वेट क्या है, m, मास है इसका। ये जो मास जो हमारा एक्ट कर रहा है mg, डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। अब देखो मेन बेसिक एंगल ऑफ रिपोज होता है क्या है, एक तो दोस्तों एंगल ऑफ रिपोज हमारा क्या होता है, एक हमारा मिनिमम एंगल, कहने का मतलब इसको 1, 2, 10, 3, 5, मैंने इसको एंगल को इतना घुमाया, इतना मिनिमम किया कि जो हमारी बॉडी है वो है अभी रेस्ट पे, जस्ट क्या करे, मूव डाउन करने लगे, स्लाइड करने लगे, तो जो हमारा वो मिनिमम एंगल होता है वही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। फिर से समझो, एक हमारी बॉडी है, इस बॉडी को एक मिनिमम एंगल तक ले जाना कि जब हमारी बॉडी जो है रेस्ट पे रहे, जस्ट मूव करने लगे,
तो जो हमारा रेस्ट है वो स्लाइड डाउन करने लगेगा, वह जो हमारा मिनिमम एंगल होगा वही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। ओके, अब आते हैं बेसिक पे। जैसा कि मैंने बता दिया, अब आते हैं इसके डेरिवेशन पे और थ्योरी पे क्या क्या कह रहा है। सपोज दैट मैंने मान लिया एक हमारी बॉडी मास m है, रेस्ट कर रही है इन इंक्लाइन प्लेन पे, जिसका वेट हमारा क्या है mg है। मैंने इस एंगल को माना क्या माना, फाई माना। इस फाई, एक एंगल फाई जनरेट करेगा इसके बीच में, ये हमारा फाई बनेगा। ओके, ये हमारा क्या एंगल है, फाई है। अब ये जो हमारा फाई एंगल बन रहा है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, जैसा कि ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है। जो हमारा कंपोनेंट डिवाइड होगा वो किस में होगा, mg cos फाई में, और एक होगा mg sin फाई में। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, ये बॉडी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg cos फाई, तो एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, वह रिएक्शन फोर्स का होगा हमारा r होगा। यह भी हम कह सकते हैं mg cos फाई होगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स क्या होगा, उसके बराबर होगा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। जब ये रेस्ट पे है तो एक, अब ये बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है, जस्ट स्लाइड डाउन की पोजीशन पे है, तो एक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा काम करेगा वह हमारा वर्क करेगा Fs। ओके, तो यह इसका पूरा थ्योरी का क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं कि एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइन, क्या, डिफाइन एज द मिनिमम एंगल। बताया ना, मिनिमम एंगल होता है दोस्तों क्या, ये है एन है, मिनिमम एंगल ऑफ inclination of a plane with the horizontal such that क्या, such that the body किस में रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। तो बॉडी रेस्ट ऑन द प्लेन इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन। ओके, जो चीज मैंने बताई आपको समझाई, वही चीज मैंने क्या किया, डिफिनीशन में आपको लिख दिया। अब देखो, ये तो हो गया एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एक चीज इसमें हम और जान लेते हैं, जो हमारा आर है mg cos अल्फा है, इक्वल होगा, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा रिएक्शन फोर्स है वह क्या है, mg cos अल्फा के बराबर है, mg cos फाई, सॉरी मैंने फाई कंसिडर किया, इसे फाई मैंने मान लिया, ये क्या है, बराबर है। और जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है जब बॉडी को रेस्ट करने के लिए, यह भी इक्वल होगा, यानी कहने का मतलब Fs इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, mg sin फाई। अगर मैं इस दोनों कंपोनेंट को डिवाइड करूं, यानी कहने का मतलब मैं r इक्वल टू Fs लिखूं, क्या Fs, मैं इस दोनों को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, क्या लिखता हूं, Fs बराबर r, क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी इसी बेस पे होता है। ये क्या हो जाएगा, Fs कितना है, mg sin फाई, और ये हो जाएगा हमारा mg cos फाई। ओके, अब mg और mg कैंसिल आउट हो जाएंगे, Fs डिवाइड बाई r हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan फाई के बराबर। अब देखो दोस्तों, और एक चीज आपको ये पता है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन होता है वह Fs डिवाइड बाई r होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं μs इक्वल टू tan फाई। ओके, ये रिजल्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और देखो, इसके पहले भी मैंने एंगल ऑफ द फ्रैक्शन जब डिसाइड किया था, बताया था आपको, वह भी हमारा रिजल्ट फाइनली क्या आया था, μs इक्वल टू tan लैम्डा आया हुआ था। इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो दोनों हमारे एंगल हैं, एंगल ऑफ द रिपोज और इंक्लाइन और एंगल ऑफ फ्रैक्शन, बोथ क्या है, इक्वल है। इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि टेंजेंट ऑफ एंगल रिपोज इज इक्वल, किसके इक्वल है, इक्वल टू द
coefficient of static friction किसके बीच में? बिटवीन बॉडी ऑफ द बॉडी एंड द सरफेस ऑफ द inclined plane. ओके, तो ये दोस्तों आपको रिलेशन भी ऑलरेडी याद करना है कि एंगल ऑफ हमारा रिपोज क्या होता है और एंगल ऑफ द फ्रैक्शन क्या होता है, और दोनों किस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।